दोस्तों, आज हम एग्ज़ाम कार्ड KVS PRT की बुक देखेंगे। और आज सब्जेक्ट है कंप्यूटर, जो 5 नंबर का आएगा और ये देखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम 5 नंबर के लिए तैयारी करेंगे। अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब या शेयर नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेट होंगे और फिर हमारा वीडियो बनाने में मन नहीं लगेगा और आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दें। ठीक है, शुरू होते हैं। कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विस्तृत एवं स्टेप बाय स्टेप स्टोर किए गए निर्देशों के अनुसार ऑटोमेटिक रूप से किसी आंकड़े को एक्सेप्ट करता है और स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है और निर्देशों के अनुसार आउटपुट प्रस्तुत करता है। एक कंप्यूटर जिन निर्देशों के अनुसार काम करता है उन निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि बात क्या है, क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो जो हम निर्देश देते हैं और उस निर्देश के ऊपर काम होता है, ठीक है, उन निर्देशों को हम प्रोग्राम कहते हैं। इन निर्देशों में संपूर्ण प्रोसेस का प्रभाव बता दिया जाता है और कंप्यूटर उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए प्रोसेस फ्लो यानी प्रवाह के अनुसार रॉ डाटा को मैनिपुलेट करके रिजल्ट को डिस्प्ले या प्रिंट करता है। अब आते हैं कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों को लाइववेयर कहा जाता है। लाइववेयर किसको कहा जाता है? कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों को। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक गणना करने वाली मशीन है जो गणितीय समस्याओं को तेजी व शुद्धता से संपादन करता है। वैसे कंप्यूटर की शुरुआती दौर में यह सत्य भी यह था, परंतु आज कंप्यूटर सिर्फ एक गणना करने वाली मशीन ना होकर एक डेटा ऑपरेटिंग मशीन के रूप में ज़्यादा प्रभावी है। डेटा ऑपरेटिंग का अर्थ है कि जो डेटा को न केवल स्टोर या प्रोसेस कर सके, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वह डेटा को रिसीव या पुनः प्राप्त भी कर सके। अर्थात इसकी मेमोरी जहाँ यह डेटा को स्टोर करता है, वहाँ से जैसी ज़रूरत पड़े उसके अनुसार डेटा को निकाला भी जा सकता है। इनपुट फिर प्रोसेस होता है आउटपुट, और प्रोसेस होता है मेमोरी में। कंप्यूटर की विशेषताएं देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के नाते, डेटा ऑपरेटिंग क्षमता होने के नाते एक कंप्यूटर में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो इस उपकरण को आज के युग में उपयोगी बनाती हैं। ये विशेषताएं निम्न है। गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करने वाली मशीन है। यह कुछ सेकंड में उतना काम कर सकती है जितना कि एक आदमी काफ़ी मेहनत और समय देने के बाद ही पूरा काम कर सकता है। आमतौर पर कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्ज में से नापा जाता है। आमतौर पर कंप्यूटर की गति हर्ट्ज से नापी जाती है। अब शुद्धता, एक्यूरेसी की बात करें तो एक कंप्यूटर तकनीकी रूप से बेहद शुद्ध होता है, परंतु यह शुद्धता उसके डिजाइन और प्रोग्राम के लॉजिक पर निर्भर करती है। अगर कोई गलती होती है तो मुख्य रूप से प्रोग्रामर की गलत सोच या गलत डेटा इनपुट करने का कारण होता है। अब देखते हैं कंसिस्टेंसी, सततता। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कोई भी कार्य कितनी भी बार कराया जाए, वह प्रत्येक बार एक ही तरीके से उस कार्य को करेगा, प्रत्येक बार एक ही रिजल्ट देगा, अर्थात यह अविरोधी रूप में कार्य करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसी मशीन है जो वर्ष के 365 दिन और 24 घंटे कार्य को एक ही तरीके से बिना थके बिना रुके कर पाने में सक्षम है। अब भंडारण, स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं। आजकल के कंप्यूटर में आप आसानी से बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक बार स्टोर हो जाने के बाद कंप्यूटर उस डेटा का कोई भाग भूलता नहीं है और लंबे समय तक उसे सुरक्षित रख सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस डेटा को आप जरूरत पड़ने पर प्रायः तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। एक कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर कर सकता है, इसका एक उदाहरण देने से आप और स्पष्ट तरीके से इसे समझ सकेंगे। एक 40 GB स्टोरेज में आप कम से कम 20,000 गाने स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के स्टोरेज को MB, GB और TB के रूप में दर्शाया जाता है। अब मल्टीपर्पज़ देखते हैं, बहुआयामी। बहुआयामी से प्राय यह है कि यह मानव द्वारा बनाया हुआ पहला मशीन है जो किसी एक काम करने के लिए बनाया गया है। एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाली मशीन हो सकती है, जो गाना सुनना, फिल्म देखना और कैलकुलेटर करना, टाइप करना आदि
अनगिनत कार्य कर सकता है। साथ ही इसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बीमारी का उपचार करने में सहायता, बैंकिंग कार्यों में सहयोग आदि। कंप्यूटर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाली केबल को पावर केबल कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के विभिन्न भागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली केबल को पावर केबल कहा जाता है। यह कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर तथा अन्य भागों को पावर प्रदान करती है। अब आते हैं कंप्यूटर के इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास देखते हैं। अबेकस अबेकस चाइना जो आविष्कारक हैं, चाइना में इसका आविष्कारक है और 600 बीसी में बनी थी। लकड़ी की फ्रेम में लगी क्षैतिज तारों के द्वारा गणना की जाती थी, जोड़ने या घटाने के लिए। नेपियर वंश जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड, 1617 में हड्डियों द्वारा बनी मशीन जिसमें 0 से 9 अंकों के स्टोर किए जा सकते थे, गुणा और विभाजन के लिए प्रयुक्त थी। अब आते हैं स्लैड रूल। विलियम आर्टराइट जो जर्मनी के थे, इन्होंने इसके आविष्कारक थे। 1620 में इसका टाइम पीरियड है। लघु गणक गणनाओं करने के लिए 2 मार्क ब्लॉक का प्रयोग किया जाता था। लघु गणक गणनाओं के लिए यूज होता था। अब पास्कलियन, ब्लैस पास्कल, फ्रेंच ब्लैस पास्कल के द्वारा ये बनाया गया था। पास्कलाइन 1642 में। इस मशीन में कई सारे गियर व्हील्स पर 0 और 9 तक की संख्याएं अंकित होती थी, जिनको घुमाकर गणना की जाती थी। ये यूज होता था जोड़ने व घटाने के लिए। अब आते हैं लेबनीज कैलकुलेटर। गाटफ्राइड विल्हेम लेबनीज जर्मनी के थे। उन्होंने 1671 में जोड़ घटाना, गुणा भाग करने के लिए इसका प्रयोग किया था। वर्तमान में गाड़ी के स्पीडोमीटर में प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के स्पीडोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है लेबनीज कैलकुलेटर का। अब आते हैं जैकार्ड लून। तो जोसेफ मैरी जैकार्ड जो फ्रांस के निवासी थे, उन्होंने 1801 में पहली मैकेनिकल बुनाई मशीन बनाई थी टेक्सटाइल प्रक्रिया में। डिफरेंस इंजन, ठीक है, चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के थे। इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ये इन्होंने आविष्कार किया था 1822 में। भाप पर कार्यरत मशीन थी। दशमलव के 20 स्थानों तक की गणनाओं के लिए प्रयोग होता था। उसके बाद आता है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड, इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों ही बनाए थे। इन्होंने तब बनाया था 1833 में, यानी कि 10 साल बाद, ठीक है। इस मशीन में 5 मैन पार्ट थे। इनपुट यूनिट, स्टोर, कंट्रोल और आउटपुट यूनिट, मिल, ठीक है। ये 5 प्रकार की यूनिट थी। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर्स। ये आधुनिक युग का पहला एनालिटिकल इंजन था। सभी तरह की गणितीय गणनाएं के लिए सक्षम था। अब आते हैं टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलेरिथ जो अमेरिका के निवासी थे, इन्होंने इस टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था 1889 में। यह मशीन डेटा पढ़ने के लिए पंच कार्यों का प्रयोग करती थी। इसका प्रयोग 1890 की गणना के दौरान हुआ था। टेबलेटिंग मशीन का प्रयोग। मार्क 1 देखते हैं। मार्क 1 बनाया था हार्वर्ड एकेन जो अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने मार्क 1 बनाया था 1944 में। यह विश्व की पहली स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी। डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। गणना करने के लिए स्विच व काउंटर का प्रयोग किया गया था। गणना करने के लिए स्विच व काउंटर का प्रयोग किया गया था। अब आते हैं इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कैलकुलेटर, ठीक है। जेम्स प्रिंसपर एकर्ट और जॉन मार्शल द्वारा इनियाक का निर्माण किया गया था। इनियाक का आविष्कार किया गया था। टाइम पीरियड था 1946। यह विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इनमें वैक्यूम टिप्स का प्रयोग किया गया था। अभियांत्रिकी शोध के लिए किया गया था। एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मारिस बिल्किज इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने एडसैक का निर्माण किया था 1949 में। यह पहला कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्रामों का उपयोग करता था। यह स्मृति के लिए पारा, विलंब लाइनों और तर्क के लिए व्युत्पन्न वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करता था। इसका उपयोग जिन
जीन आवृत्तियों से संबंधित एक अवकलन समीकरण को हल करने के लिए और अभाज्य संख्याओं की सूची की गणना करने के लिए किया गया था। एडवैक देखते हैं, तो जॉन वान न्यूमैन जो अमेरिका के थे, इन्होंने एडवैक का आविष्कार किया था, जॉन वान न्यूमैन 1950 में। इसमें दशमलव के बजाय बाइनरी संख्याओं का उपयोग किया गया था। इसमें 6000 वैक्यूम ट्यूब तथा 12000 डायोड और 56 किलोवाट बिजली की खपत होती थी। सर्वप्रथम बीआर लैब में प्रयुक्त किया गया था। यूनिवैक, ठीक है, जेम प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मार्शले ने यूनिवैक का आविष्कार किया था 1951 में। यह कंप्यूटर का पहला सामान्य उद्देश्य था। यह अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा में मैनिपुलेशन कर सकता था। यह इनपुट के साथ साथ आउटपुट के लिए चुंबकीय टेप का उपयोग करता था। वाणिज्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया गया था, यानी कि फर्स्ट कॉमर्शियल था यूनिवैक, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखते हैं। कंप्यूटर की प्रजातियाँ 5 पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। पहली पीढ़ी देखते हैं। पहली पीढ़ी में इनियाक, एडवैक और यूनिवैक और IME 701, ठीक है, इस पीढ़ी की देन है। 1945 लेकर 1956 इस पीढ़ी का वर्ष है और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम और ऑपरेटिंग के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। इसकी भाषा मशीनी भाषा थी और ये बहुत गर्मी पैदा करती थी, ठीक है, बहुत गर्मी पैदा करती थी और साइज में बहुत बड़ी थी। दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, यूनिवैक आया था और ये इसका टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1964। इसमें वैक्यूम की ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा और मैग्नेटिक ड्रम की जगह पर मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग होने लगा। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच प्रोग्रामिंग इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गए और मशीनी भाषा से ये असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होने लगा। बिजली की खपत कम हो गई और पहली पीढ़ी से तेज गति में काम होने लगा और ये पहली पीढ़ी से थोड़े छोटे थे और ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़े फास्ट भी थे। अब तीसरी पीढ़ी में देखते हैं। हनीवेल तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये याद रखना, हनीवेल तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है और इसका टाइम पीरियड है 1965 से 71 के बीच। और इनमें IC चिप यानी ट्रांजिस्टर की जगह पर अब पहले तो वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर और अब ये IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। और अब मैग्नेटिक कोर का प्रयोग होने लगा भंडारण क्षमता के लिए। और ये प्रोसेसिंग के लिए रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गए थे। और ये हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रान कोवाल ये सब भाषाएं आ गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रान और कोवाल आकार में छोटे थे, तीव्र गति से चलते थे, बिजली की कम खपत होती थी, पहली पीढ़ी से ज़्यादा भरोसेमंद थे। अब आते हैं चौथी पीढ़ी के, ठीक है। चौथी पीढ़ी के थे सुपर कंप्यूटर XMP और CRAY और स्टार 1000 PDP चौथी पीढ़ी के थे। और सुपर कंप्यूटर का विकास चौथी पीढ़ी से हो गया था XMP। अब ये इसका टाइम पीरियड है 1971 से 1980 के बीच। अति बृहद एकीकृत परिपथ यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI का प्रयोग होने लगा था IC की जगह पर। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी प्रयोग होने लगा था, मैग्नेटिक कोर की जगह पे सेमीकंडक्टर मेमोरी। और टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड इस जगह प्रयोग होने लगा था। और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक ट्रिपल C का प्रयोग होने लगा था, यानी कि जो मशीनी भाषा से, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रान और अब हाई लेवल लैंग्वेज C और C++ लैंग्वेज का आविष्कार हो चुका था। उठाने योग्य, बेहद सस्ते और भरोसेमंद भी थे, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पीढ़ी यानी कि पाँचवीं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोम बुक, इन सब फिफ्थ पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर थे। और 1980 से लेकर अब तक यही फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। ये थे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि अभी VLSI था, अब ULSI है। और माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का भी प्रयोग होने लगा था। और सेमीकंडक्टर मेमोरी की जगह पे ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होने लगा था। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया था, यानी कि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में वर्क करने लगा था।
उसके बाद नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम भी आ गया था। तर्क करने की क्षमता इसमें आ गई थी, निर्णय लेने की क्षमता और सोचने की क्षमता इसमें आ गई थी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब आते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। पहला, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। सामान्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य देखते हैं सामान्य उद्देश्य। इन कंप्यूटर का उपयोग सामान्य कार्यों जैसे पत्र लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस मैनेजमेंट इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य, स्पेशल पर्पज, यह कंप्यूटर किसी एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस पे अंतरिक्ष में, रिसर्च में, फार्मिंग में यानी कृषि में, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक रिसर्च आदि में इनके सीपीयू किसी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, अब कार्य के आधार पर देखते हैं वर्गीकरण। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर देखते हैं। इसका प्रयोग भौतिक मात्रा जैसे प्रेशर, टेम्परेचर इत्यादि को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, ठीक है, रिचर स्केल आदि। अब डिजिटल कंप्यूटर देखते हैं। ये कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म ऑन ऑफ के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक डाटा या संकेत को 0 या 1 के रूप में परिवर्तित कर प्रयोग किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन इत्यादि। हाइब्रिड कंप्यूटर देखते हैं। यह कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित करके बनाया गया है। इनका प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जैसे जहाँ एनालॉग डाटा को इकट्ठा करके डिजिटल फॉर्म में दर्शाना होता है, जैसे हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा हाइब्रिड कंप्यूटर की देन है। अब आते हैं आकार के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर की वर्गीकरण। माइक्रो कंप्यूटर देखते हैं। इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ ही 1970 के दशक में माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। यह इतने छोटे थे कि इनको कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता था। कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता था। पीसी या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से इन्हें जाना जाता था। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर देखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का सबसे लोकप्रिय प्रकार है जिन्हें मेज या डेस्क के ऊपर टॉप रखा जाता है, इसीलिए इन्हें डेस्कटॉप कहा जाता है। जहाँ तक घर, दुकान, ऑफिस और अन्य जगहों पर डेस्कटॉप का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब लैपटॉप कंप्यूटर देखते हैं। ये कंप्यूटर इतने छोटे हैं कि इन्हें हम अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकते हैं और उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लैपटॉप पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस को कीबोर्ड और टचपैड होता है। पाम टॉप देखते हैं। पाम टॉप, तो पाम टॉप कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हथेली पर रख सकते हैं, और जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स। अब नोटबुक कंप्यूटर देखते हैं। यह कंप्यूटर एक नोटबुक के आकार जितने छोटे होते हैं। टैबलेट पीसी, टैबलेट पीसी लैपटॉप और नोटबुक की तरह ही होते हैं, परंतु इनमें कीबोर्ड नहीं होता है। इनमें इनपुट के लिए टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट देखते हैं। इसका प्रयोग एक डिजिटल डायरी के रूप में नाम, पता इत्यादि छोटी छोटी सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर देखते हैं। मिनी कंप्यूटर आकार में मैन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे किंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मैन फ्रेम से कम होती है। अधिकतर मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं। अब मैन फ्रेम कंप्यूटर देखते हैं। मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी कंपनियों जैसे बल्क डाटा प्रोसेसिंग जैसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का व्यवहार रखना, भुगतान करना, कर का विस्तृत ब्यौरा रखना इत्यादि के लिए किया जाता है। बैंक तथा सरकारी विभाग एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। इन पर सैकड़ों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे IBM 4381, ICL 39 सीरीज, CDS साइबर सीरीज मैनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब आते हैं क्वाड्रिलियन क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग ऑपरेशन की प्रति सेकंड प्रोसेसिंग स्पीड को PLOPS पेटा फ्लॉपिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर देखते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। स्पीड और त्रुटिहीन में बाकी सभी प्रकार के कंप्यूटर से आगे होते हैं। इसका प्रयोग जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। एक सेकंड में 1 खरब अनुदेश यानी कि 1 खरब इंस्ट्रक्शंस का क्रियान्वयन कर सकता है, जिसकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में गणना की जाती है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग रोजमर्रा के कार्यों के लिए नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे जटिल वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है जिनमें जटिल एवं रियल टाइम प्रोसेसिंग की आवश्यकता हो। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक शोध का अनुकरण बनाने, जैविक यौगिकों यानी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का नमूना बनाने, फौज द्वारा लड़ाकू विमान, टैंकों या अन्य नए अस्त्र-शस्त्रों के परीक्षण के लिए किया जाता है। कृत्रिम ज्ञान, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें जैसे मानव में की तरह सोचने और इस कंप्यूटर रोबोट बनाने का ज्ञान है।
अब आते हैं हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम ऐसे साधारण घटकों के समूह को कहते हैं जो मिलजुल कर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, यानी सिस्टम ऐसे साधारण घटकों को के समूह को कहते हैं, ठीक है, जो मिलजुल कर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम दो टाइप के होते हैं एक होते हैं हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। सब ये भी दो टाइप के होते हैं कि एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल सीपीयू को देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के एक कंप्यूटर एक सिस्टम है, निम्नलिखित 5 मुख्य कार्य करते हैं: इनपुट, स्टोरिंग भंडारण क्षमता, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोलिंग, सीयू। सॉफ्टवेयर देखते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है, यानी ब्रिज का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर घटक होता है, इसी की सहायता से ही कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेरुदंड होता है, यानी कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर को नियंत्रण में रखता है। यह अनाधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के गलत प्रयोग करने से रोकता है। वह इसमें भी विभेद कर सकता है कि कौन सा कमांड पूरा करना है और कौन सा नहीं। इसके साथ ही इनकी वरीयता भी ध्यान में रखी जाती है। इसकी मदद से एक से ज़्यादा सीपीयू भी प्रोग्राम में चलाए जा सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा सीपीयू में भी प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा संगणक संचिका को पुनः नाम देना या डायरेक्टरी की विशेष सूचना बदलना, डायरेक्टरी बदलना आदि कार्य परिचालन तंत्र के द्वारा की जाते हैं। डॉस, यूनिक्स, विंडोज मॉक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स आदि कुछ प्रमुख प्रचालन तंत्र हैं। विकल्पों में वर्णित पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर की संरचना को हम ऊपर दिए गए श्रेणीबद्ध आरेख से समझ सकते हैं। अब आते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के वह सभी भाग जिन्हें हम देख छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। अब आते हैं सेंट्रल हार्डवेयर के अंतर्गत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। सीपीयू एक कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करती है। यह हार्डवेयर और सक्रिय सॉफ्टवेयर दोनों से निर्देश प्राप्त करता है और तदनुसार उत्पादन करता है। इसे प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को संग्रहित करता है। यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस को एक दूसरे के साथ संवाद करने में भी मदद करता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो दिखाई दे रहा है, इनपुट मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आउटपुट। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देखते हैं। यह अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है। अंकगणितीय कार्यों में जोड़, घटाना, गुणा और भाग शामिल है। तार्किक कार्यों में मुख्य रूप से डेटा का चयन, तुलना और विलय शामिल है। कंट्रोल यूनिट, सीयू, यह कंप्यूटर के सभी भागों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। इसमें प्रसंस्करण और भंडारण डेटा शामिल नहीं होता है। अब आते हैं स्टोरेज यूनिट पर। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम कहा जाता है। यह अस्थायी रूप से डेटा कार्यक्रमों और मध्यवर्ती तथा प्रसंस्करण के अंतिम परिणामों को संग्रहित करता है। इनपुट देखते हैं। जिन उपकरणों की मदद से कंप्यूटर को डेटा व निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं और यह इनपुट यूनिट के अंदर आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, कार्ड रीडर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, बारकोड रीडर, MICR, टच स्क्रीन इत्यादि इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस एक सुरक्षा, पहचान व प्रमाणीकृत उपकरण है। अब कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। इसका प्रयोग अल्फा न्यूमेरिक डेटा
अक्षर और संख्याएं और चिन्हों को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इस पर बटन होते हैं, इन्हें कीज कहते हैं। कीज को दबाकर ही इससे टेक्स्ट इनपुट किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड पर 104 कीज होती हैं, जिनमें से स्पेस बार की सबसे लंबी होती है। एक कीबोर्ड में 5 पिन डिन, यूएसबी तथा PS12 प्रकार के कनेक्टर हो सकते हैं। कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इसकी कुंजियों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। अल्फा न्यूमेरिक कुंजी देखते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों की कीबोर्ड के केंद्र में स्थित होती है। अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों में अक्षर ए से लेकर जेड तक, संख्याएं 0 से लेकर 9 तक और चिन्ह जैसे कि @ हैश और ठीक है, इस तरह की कुंजियाँ होती हैं। इस खंड में अच्छी चिन्हों और वर्णमाला के अतिरिक्त 4 कुंजियाँ टैब, कैप्स, बैक स्पेस और इंटर कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए होती हैं। अब आती है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कुंजियाँ होती हैं, जिनमें से 0 से लेकर 9 तक अंक गणितीय ऑपरेटर यानी कि मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस तथा एंटर की होती हैं। फंक्शंस की देखते हैं। कीबोर्ड के सबसे ऊपर संभवतः ये 12 फंक्शन कीज होती हैं, जिनमें F1 से लेकर F12 तक होती है। ये कुंजियाँ निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग में सहायक होती हैं। इन कुंजियों के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप रहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ, स्पेशल पर्पज कीज। ये कुंजियाँ कुछ विशेष कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट्स, ESC, टैब, इंसर्ट, होम, इंड, डिलीट इत्यादि। ये कुंजियाँ नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं। मीडिया मॉडिफायर कुंजियाँ देखते हैं। मॉडिफायर कुंजियाँ यानी कि मॉडिफायर कीज। इसमें 3 कुंजियाँ होती हैं, जिनमें से शिफ्ट, ALT, CTRL। इनको अकेले दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब अन्य किसी कुंजी के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो ये कुंजियाँ इनपुट को बदल देती हैं, इसलिए ये मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। कर्सर कुंजी देखते हैं। ये 4 प्रकार की कीज होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इनका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए किया जाता है। माउस माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित वस्तुओं को अंकित और चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। स्कैनर प्रिंटेड डेटा को सीधे कंप्यूटर में डालने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन का प्रयोग ध्वनियों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन का प्रयोग CRT स्क्रीन पर लाइन और आकृतियाँ बनाने के लिए होता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग इंटरनेट पर फोटो और वीडियो अपलोड करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉल्स करने के लिए होता है। डिजिटल कैमरा के द्वारा खींची गई फ़ोटो सीधे कंप्यूटर में डाली जाती है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यानी OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR से कागज़ पर लिखे हुए अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों जैसे नंबर और वर्डों को पढ़ा जा सकता है। बारकोड देखते हैं। बारकोड रीडर का प्रयोग उत्पादों पर बने हुए बार जो एक प्रकार का कोड होता है उसे पढ़ने के लिए होता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। बैंक के चेक पर अंकित एक प्रकार का बारकोड होता है MICR, जो 9 अंकों का कोड होता है। यह निश्चित बैंक शाखा तथा खाता धारक की अन्य कई सारी जानकारी रखता है, जिसका प्रयोग बैंक लेन देन में सहायता होती है। टच स्क्रीन आम स्क्रीन की तरह ही होती है, परंतु इन्हें छू कर हम निर्देश और डेटा इनपुट कर सकते हैं। आउटपुट यूनिट देखते हैं। डेटा को प्रोसेस करने के बाद यूजर तक पहुंचाने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जिसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, प्लॉटर आदि। मॉनिटर देखते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो एक टेलीविज़न की तरह होती है और इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU भी कहते हैं। एक मॉनिटर को रिफ्रेश दर प्रति सेकंड समय की वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सेल को स्कैन कर सकता है। प्रिंटर देखते हैं। प्रिंटर का प्रयोग कागज़ पर आउटपुट देने के लिए होता है। यह प्रिंटिंग डिवाइस पर एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर रहता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक टाइपराइटर की तरह पेपर पर हथौड़े और रिबन की सहायता से प्रहार करता है
उदाहरण डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर देखते हैं। यह प्रिंटर बिंदुओं के मैट्रिक्स की मदद से प्रिंटिंग करता है। इनकी प्रिंटिंग गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। यह इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और एवं सस्ते होते हैं। अब डेजी व्हील प्रिंटर देखते हैं। जैसा कि नाम से प्रदर्शित है कि यह प्रिंट के लिए एक व्हील को हेड के रूप में प्रयोग करता है। जब यह घूमता है तो हैमर के द्वारा स्पोक के पीछे बार किया जाता है। शब्द या अक्षर को प्रिंट करने के लिए पेपर पर इसे बार बार दबाया जाता है। लाइन प्रिंटर देखते हैं। एक यह एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर। इस प्रिंटर का उपयोग बेलनाकार ड्रम के चारों ओर अक्षर की प्रति को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रसायनों, हीट और विद्युत संकेतों की मदद से कागज पर प्रतीकों को अंकित करता है। कई बार यह विशेष प्रकार के कागजों का भी इस्तेमाल करता है, जैसे थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी। विद्युत चुम्बकीय प्रिंटर देखते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर बहुत तेज होते हैं। ये प्रिंटर पेज प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। पेज प्रिंटर एक बार में पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर देखते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। ये फोटो सेंसिटिव ड्रम पर इमेज बनाने के लिए लेजर प्रकाश का प्रयोग करता है। थर्मल प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर बैंक, पेट्रोल पंप, एटीएम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि स्थानों पर किए जाते हैं। थर्मल प्रिंटर। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेहद खराब होती है। समय के साथ प्रिंटिंग हल्की होने लगती है। इंकजेट प्रिंटर देखते हैं। इसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके करेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंट का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल एवं नीला, लाल, पीला, काला, इसको CMYK यानी कि साइन, मैग्नेटा, येलो और की प्रिंटर भी कहा जाता है, तथा ये 4 रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इनका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटरों में किया जाता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 डॉट पर इंच होती है। 3D प्रिंटर देखते हैं। 3D प्रिंटर एक प्रकार का मटेरियल डिजाइन प्रिंटर होता है, जो एक एडिटिंग निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके 3D मॉडल और उपकरणों और घटकों के उत्पादों का डिजाइन और निर्माण करता है। 3D प्रिंटर त्रि-आयामी या 3 डायमेंशनल प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं और कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD या सॉफ्टवेयर निर्मित 3D डिजाइन आरेख, आंकड़े और पैटर्न का उपयोग करके सीधे उसका निर्माण करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। 3D प्रिंटर को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर या फैब्रिकेशन प्रिंटर भी कहा जाता है। 3D प्रिंटर को क्या कहा जाता है? फैब्रिकेशन प्रिंटर। प्लॉटर देखते हैं। प्लॉटर सटीक और अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और चित्र छापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह इंक पेन या इंकजेट की मदद से काम करता है। स्पीकर देखते हैं। स्पीकर ध्वनियों को आउटपुट देने के लिए प्रयोग होते हैं। अब आते हैं फिर से कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी को मूल रूप से 2 प्रकार के प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक मेमोरी, इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। यह प्रोसेसिंग और प्रोग्राम निर्देशों के लिए डेटा संग्रहित करता है। यह एक्सेस इमीडिएट एक्सेस मेमोरी भी है। यह अस्थायी मेमोरी और सीमित क्षमता की है। उपयोगकर्ता की ज़रूरतों के आधार पर प्राथमिक मेमोरी के मानक आधार क्षमता 640 KB, 1 MB, 2 MB, 8 MB, 128 MB, 256 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB आदि 2 के गुणकों में से शुरू होती है। प्राथमिक मेमोरी देखते हैं। कंप्यूटर का बूट करते समय यह मेमोरी OS निर्देश रखती है। यह अस्थायी रूप से इनपुट उपकरणों से इनपुट निर्देश रखता है, जबकि इनपुट और संसाधित किया जा रहा है। यह अस्थायी रूप से परिणामों को संग्रहित करता है जब तक कि इसे संबंधित आउटपुट डिवाइस पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ठीक है। अब प्राथमिक मेमोरी के प्रकार। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक रीड राइटर मेमोरी है। इनमें डिवाइस के माध्यम से इनपुट किया गया डेटा और प्रोग्राम निर्देश अस्थायी रूप से रैम में संग्रहित किए जाते हैं। जब तक कि प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता है, रैम को अपडेट किया जा सकता है। रैम 2 प्रकार के होते हैं, SRAM और पहले तो SRAM देखते हैं। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। यह वोलेटाइल मेमोरी है। SRAM एक बार बिजली कट जाने के बाद संग्रहित डेटा खो देती है। अब से मेन पॉइंट देखते हैं इसको। डी रैम डायनामिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। और DRAM डेटा स्टोर करने वाले कैपेसिटर धीरे धीरे ऊर्जा का निर्वहन करते हैं। नो एनर्जी का मतलब है डेटा को खो जाना। यही कारण है कि रैम को डायनामिक कहा जाता है। डेटा को बरकरार बनाए रखने के लिए निरंतर परिवर्तन या क्रिया की आवश्यकता होती है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी, वो नॉन SRAM नॉन वॉलेटाइल थी और ये वॉलेटाइल। रैम में अक्सर पर्सनल कंप्यूटर के लिए मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। रोम देखते हैं। एक स्थायी स्मृति है, निर्देशों को केवल कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। सिस्टम संचालित से संबंधित निर्देश यहाँ संग्रहित होते हैं। ये निर्देश निर्माता द्वारा लिखे गए हैं और उपयोगकर्ता द्वारा संपादित एडिट नहीं किए जा सकते हैं। जब सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है तो रोम निर्देशों को तुरंत निष्पादित किया जाता है और सभी उपकरणों के संचालन में उपयोग किया जाता है। एक सामान्य कंप्यूटर सिस्टम में रोम मदरबोर्ड पर स्थित होता है। इसमें कंप्यूटर को संचालित होने पर क्या होना चाहिए, इसके लिए मूल निर्देश हैं। इसे आमतौर पर कंप्यूटर के फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। एक सामान्य कंप्यूटर सिस्टम में रोम मदरबोर्ड में स्थित होता है, जबकि बायोस एक सॉफ्टवेयर जिसे हार्डवेयर यानी रोम में स्टोर किया गया है। बायोस देखते हैं। बायो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। वह प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के बाद माइक्रोप्रोसेसर उपयोग करता है। यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और संलग्न उपकरणों जैसे हार्ड डिस्क, वीडियो एडाप्टर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन भी करता है। बायोस। रोम के प्रकार देखते हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ई पी रोम और ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। द्वितीय मेमोरी देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, जो भविष्य में होने वाले उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में स्थायी रूप से डेटा और प्रोग्रामिंग निर्देशों को संग्रहित करता है। इसे कंप्यूटर के भीतर रखा जाता है या बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता है। सेकेंड मेमोरी। सेकेंड मेमोरी को बैंकिंग स्टोरेज डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। यह प्रकृति में स्थायी होता है। इसे नियमित रूप से अपडेट भी किया जा सकता है। निष्पादन से पहले सेकेंडरी मेमोरी को डेटा प्राथमिक मेमोरी में स्थानांतरित किए जाते हैं। यह अस्थायी रूप से तब तक होल्ड किया जाता है जब तक कि निष्पादन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और फिर सेकेंडरी मेमोरी में स्थानांतरित कर दी जाती है। द्वितीय मेमोरी के प्रकार देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव आप समझते हो। फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप देखते हो। प्राचीन में डिजिटल डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय टेप का उपयोग अक्सर किया जाता था, क्योंकि इसकी कम लागत लगती थी और बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने की क्षमता होती थी। इसमें प्लास्टिक के पतले लेपित टुकड़े के को पहियों के चारों ओर लपेट दिया जाता था। अन्य डेटा स्टोरेज समाधानों की तुलना में नुकसान सापेक्ष सुस्त और अविश्वसनीय था। एक रैंडम एक्सेस डिवाइस होती थी और रीड राइट हेड को किसी भी स्थान पर ले जा सकता था। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव देखते हैं। ODD। ऑप्टिकल डिस्क से डेटा पढ़ने या डेटा लिखने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करते थे। इनमें CD, DVD और ब्लू रे डिस्क शामिल होती हैं। यह आपको पुरोगामी डिस्क का उपयोग करके संगीत चलाने या फिल्म देखने की अनुमति देता है। कंपैक्ट डिस्क, जिसे CD के रूप में संक्षिप्त रूप में जाना जाता है, ऑप्टिकल स्टोरेज का एक रूप है। एक ऐसी तकनीक है जो डेटा पढ़ने और लिखने के लिए लेजर और रोशनी का काम करती है। इसमें 750 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क के निम्न प्रकार हैं। CD-ROM कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। CDR कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अब आते हैं CD-RAW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि दोबारा से इसमें लिखा जा सकता है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ब्लू रे डिस्क ब्लू और रेड डाइस। ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता DVD से अधिक होती है। एक ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता सिंगल लेयर डिस्क पर 25 GB और डबल लेयर डिस्क पर 50 GB होती है। इसे डाटा स्थानांतरण दर 56 MB पर सेकेंड होता है और 54 MB ऑडियो वीडियो। USB फ्लैश ड्राइव, जिसे थंब ड्राइव, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, जंप ड्राइव या USB स्टिक के रूप में भी जाना जाता है। USB फ्लैश ड्राइव का ही फ्लैश मेमोरी स्टोरेज
डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो एक इंटीग्रेट यूएसबी इंटरफेस को शामिल करता है। ऑप्टिकल मीडिया की तुलना में फ्लैश मेमोरी आमतौर पर अधिक कुशल और विश्वसनीय होती है। छोटे, तेज और बहुत अधिक भंडारण क्षमता रखने के साथ साथ चलायमान भागों में कमी के कारण अधिक टिकाऊ होती है। सुरक्षित डिजिटल कार्ड देखते हैं, आईडी कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड एक सामान्य प्रकार का मेमोरी कार्ड है। एसडी कार्ड का उपयोग कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है जिसमें डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन शामिल हैं। यद्यपि विभिन्न आकार, वर्ग और क्षमताएं उपलब्ध हैं, फिर भी वे कार्ड को कैमरे या किसी अन्य डिवाइस में गलत तरीके से डालने से रोकने के लिए एक तरफ चिप्ड ऑफ के साथ एक आयताकार डिजाइन का उपयोग करते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी एक सॉलिड स्टेट ड्राइव डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। इसका उपयोग पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव के बजाय नोटबुक, लैपटॉप आदि जैसे उपकरणों में किया जाता है। एक एचडीडी की तुलना में एसएसडी द्वारा तेजी से पढ़ने लिखने की गति, नीरव संचालन, अधिक विश्वसनीयता और कम बिजली की खपत शामिल है, परंतु सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष यह है कि एचडीडी की तुलना में महंगा है। अब आते हैं क्लाउड स्टोरेज। उपयोगकर्ताओं के कई स्थानों में पर कई उपकरणों को तेज़ी से संचालन के साथ कई ऑनलाइन और क्लाउड कंप्यूटिंग समाधानों की ओर रुख कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में मूल रूप से दूरस्थ सर्वरों के संग्रह के माध्यम से एक नेटवर्क पर सेवाओं तक पहुंच शामिल है। यह उन उपकरणों के लिए ज़बरदस्त भंडारण समाधान प्रदान करता है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। पंच कार्ड देखते हैं। पंच कार्ड प्रारंभिक कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले डेटा स्टोरेज का एक सामान्य तरीका है। असल में वे पंच या परफोरेटेड होल्स के साथ एक पेपर कार्ड से बने होते हैं जो हाथ या मशीन द्वारा बनाए गए हैं। सूचनाओं के भंडारण और पहुंच को सक्षम करने के लिए कार्डों का कंप्यूटर में दर्ज किया गया है कार्डों को कंप्यूटर में लगाया गया है। डेटा पिकर एक छोटा कैलेंडर है जिससे कि कोई विशिष्ट तिथि या वर्ष का चुनाव किया जाता है डेटा पिकर से। अब अन्य मेमोरी देखते हैं। अदर टाइप ऑफ मेमोरी। रजिस्टर एक कंप्यूटर में एक रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर कंप्यूटर प्रोसेस का एक वह हिस्सा है जिसका उपयोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने में, स्टोरेज एड्रेस या किसी भी तरह के डेटा को गणितीय ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर अस्थायी मेमोरी इकाइयाँ हैं जो डेटा को स्टोर करती हैं और प्रोसेसर में स्थित होती हैं। रैम के बजाय इसलिए डेटा को एक्सेस किया जा सकता है कि तेज़ी से संग्रहित किया जा सकता है। कैश मेमोरी देखते हैं। एक बहुत तेज गति से चलने वाली मेमोरी है जिसे कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्थापित किया गया है। सीपीयू कैश मेमोरी का उपयोग उन निर्देशों को संग्रहित करने के लिए करता है जो प्रोग्राम चलाने के लिए बार बार आवश्यक होते हैं। समग्र प्रणाली की गति में सुधार करते हैं। डायरेक्टरी मेमोरी देखते हैं। डायरेक्टरी मेमोरी एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम की एक विशेषता है जो कुछ हार्डवेयर सब सिस्टम को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से स्वतंत्र मुख्य सिस्टम मेमोरी तक पहुंचने की अनुमति देता है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखते हैं। एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसे पावर बंद होने पर मेमोरी में मौजूदा डेटा खत्म हो जाता है। रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं जो भी देख चुके हो आप लोग। अब आते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। किसी भी मेमोरी या स्टोरेज का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक शब्द है जो कंप्यूटर की पावर चालू या बंद होने की परवाह किए बिना बचाया जाता है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण में फ्लैश मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, अधिकांश प्रकार के मैग्नेटिक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क और शुरुआती कंप्यूटर स्टोरेज मेथड जैसे पेपर टेप और छिद्रित कार्ड शामिल हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह विद्युत प्रवाह से कार्य करता है। एक सिर्फ ऑन या ऑफ दो सिग्नल समझता है। कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा और निर्देश को बाइनरी 0 या 1 से बदलता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई एक बाइनरी डिजिट 0 या 1 है जिसे बिट कहते हैं। इस ऐसे ही 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। तो मेमोरी की विभिन्न इकाइयाँ देखते हैं। एक बिट बराबर 1 बिट, एक निब्बल बराबर 4 बिट और एक बाइट बराबर 8 बिट्स। एक किलोबाइट 1024 बाइट्स, एक मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, एक गीगाबाइट तो 1024 मेगाबाइट, एक टेराबाइट तो 1024 गीगाबाइट, एक पेंटाबाइट 1024 टेराबाइट, एक एक्साबाइट तो 1024 पेंटाबाइट्स और एक जेटाबाइट तो 1024 एक्सबाइट्स और एक योटाबाइट तो 1024 जेटाबाइट्स।
कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर की भाषा, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा 3 वर्गों में बांटी है। मशीनी भाषा, पहले मशीनी भाषा देखिए। यह वो भाषा जो एक बार जीरो के समूह में बनी होती है, जिससे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। मशीनी भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, पहला आदेश कोड और दूसरा स्थित कोड। पहला आदेश कोड और दूसरा स्थित कोड। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामों द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। समुच्चय भाषा, असेंबल लैंग्वेज। यह मशीनी भाषा में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए वर्ष 1950 ईस्वी में इजाद की गई थी। इन भाषाओं में अंकीय कोड और पते के बजाय मिश्रित कोड का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय भाषा, असेंबल लैंग्वेज में मिश्रित कोड का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा देखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली भाषा में प्रोग्रामिंग कार्य बहुत लंबा और कष्टदायक होता था। सबसे पहले उच्च स्तरीय की भाषा के लिए IBM ने 1957 में कोशिश की और उसका परिणाम फॉरट्रान के रूप में आया। अतः इन भाषाओं में तेज गति से और काफ़ी सरलता से प्रोग्रामिंग की जा सकती थी। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा देखते फॉरट्रान और कोबाल, ये 2 लैंग्वेज हैं जो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। यह विश्व की सबसे उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका विकास WD वैक्स के द्वारा किया गया था और 1957 में किया गया था। IBM द्वारा की गई थी। फॉरट्रान का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबाल देखते हैं। कोबाल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका प्रयोग सरकारी या वाणिज्य दफ्तरों में व्यावसायिक आंकड़ों के संसाधनों में किया जाता है। बेसिक का पूरा नाम बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसका विकास सन 1964 ईस्वी में JC कैमिनो और T कर्टेज नामक 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया था। इसके निर्देश लगभग बीजगणितीय सूत्र के जैसे होते हैं, जिन्हें सरलतापूर्वक समझा और सीखा जा सकता है। इसी असेंबल के बजाय इंटरप्रेटर के रूप में बनाया जाता है। बेसिक आज संपूर्ण विश्व की सबसे अधिक प्रचलित भाषा है। अलगोला देखते हैं। अलगोल यह अंग्रेजी के एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका विकास इंटरनेशनल ग्रुप ने वर्ष 1958 में किया था। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। पास्कल देखते हैं। यह अलगोल का परिवर्तित रूप है। इसी भाषा का विकास 1971 में ब्लेज पास्कल ने किया था। पास्कल भाषा का यह नए व्यक्तियों को कंप्यूटर सिखाने के लिए अत्यंत उपयोगी भाषा है। प्रोलॉग देखते हैं। प्रोलॉग यह प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। प्रोलॉग में समस्याओं को हल के लिए तर्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। लोगो छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को ग्राफिक, रेखानुकृतियाँ आदि सिखाने के लिए लोगों का प्रयोग किया जाता है। पायलट यह एक प्रकार की लेखिका भाषा है, जिसके द्वारा शिक्षक और प्रशिक्षक बहुत सारे कंप्यूटरों की सहायता से पहले से रिकॉर्ड किए हुए विषय पढ़ा सकते हैं और विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों को चेक कर सकते हैं। सी देखते हैं। सी लैंग्वेज सबसे लोकप्रिय कामकाज की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का नाम सी भाषा है। इसका आविष्कार 1972 में AT&T वेल्स ने तथा इसे प्रयोगशाला में डेनिस रिची ने किया था, यानी कि प्रयोग किया था डेनिस रिची ने और बनाया था AT&T वेल्स। देखो स्नोबॉल देखते हैं। यह स्टीयरिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज का संक्षिप्त नाम है। इसकी सहायता से संदेश, शब्दावलियाँ और नमूने बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्क है, नेटवर्किंग को कंप्यूटर नेटवर्क देखते हैं किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटरों का एक समूह होता है जो तारों, ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, ताकि विभिन्न डिवाइस एक नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य विभिन्न उपकरणों के बीच संसाधनों का साझाकरण है। कंप्यूटर नेटवर्क प्रौद्योगिकी के मामले में कई प्रकार के नेटवर्क हैं जो सरल से जटिल स्तर तक भिन्न होते हैं। अब आते हैं मूल रूप से नेटवर्क का उपयोग ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग आदि के माध्यम से संचार की सुविधा के लिए किया जाता है। वे नेटवर्क उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने और बनाए रखने के लिए जानकारी को आसान बनाते हैं। किसी नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए 4 माध्यमों से गुजरना पड़ता है। तो 4 माध्यम कौन से हैं? एक होता है प्रेषक, दूसरा होता है माध्यम, तीसरा होता है प्राप्तकर्ता और तीसरा चौथा होता है प्रोटोकॉल। यानी कि सेंडर जब आप कोई मैसेज सेंड करोगे ना, तो कोई माध्यम होगा। ठीक है, उस माध्यम से आप कोई चीज़ सेंड करोगे तो सबसे पहले एक सेंडर होगा, यानी भेजने वाला, फिर वो माध्यम, फिर प्राप्त करने वाला, उसके बाद प्रोटोकॉल। अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा और सूचनाओं का संप्रेषण तीव्र, आसान और सुरक्षित होता है।
कंप्यूटर नेटवर्क पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साधनों जैसे प्रिंटर, स्कैनर, महंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि को साझा करने से लागत में कमी आती है। नेटवर्किंग द्वारा किसी भी कंपनी के संपूर्ण कार्य का प्रशासन एवं प्रबंधन आसान हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से प्रयोगकर्ता डाटा तथा फाइलों को शेयर कर सकता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से प्रयोगकर्ता डाटा और फाइलों को शेयर कर सकता है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ। प्रयोगकर्ता कंप्यूटर नेटवर्क के साथ विभिन्न हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, स्कैनर, फ़ोन इत्यादि कनेक्ट कर सकता है। हार्डवेयर के समान ही सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर नेटवर्क में आसानी से शेयर किया जा सकता है। अब नेटवर्क के विभिन्न अवयव यानी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क यानी सर्वर देखते हैं। सबसे पहले सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें साझा प्रोग्राम, फाइलों और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है। नेटवर्क के सभी प्रयोगकर्ताओं की नेटवर्क संसाधन तक पहुंच सर्वर के माध्यम से होती है। क्लाइंट्स, तो सर्वर के अलावा नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों को क्लाइंट्स कहते हैं। यह सर्वर को निवेदन भेजते हैं और सेवाएं प्राप्त करते हैं। सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर सर्वर कहलाते हैं तथा सूचना मांगने वाले कंप्यूटर क्लाइंट कहलाते हैं। संचरण माध्यम यानी ट्रांसमिशन मीडिया, इनका प्रयोग नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर वायर्स को एक्सियल केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। इन्हें चैनल्स, लिंक या लाइंस भी कहते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, तो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया 3 टाइप से होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, को एक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। और अनगाइडेड मीडिया होती है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। ठीक है, ये जो वेव्स होती है ना, इनके माध्यम ये होती है अनगाइडेड मीडिया। और गाइडेड मीडिया ट्विस्टेड पेयर केबल, को एक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, दो माध्यम से। अब देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। तो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड लगा रहता है जिसे NIC कहा जाता है। इसका प्रयोग डेटा को तैयार करके संप्रेषित करने में, डेटा को प्राप्त करने में और कंप्यूटरों के साथ डेटा के बहाव को नियंत्रित करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि इंटरनेट कार्ड एक ही प्रकार की NIC है। इंटरनेट कार्ड एक प्रकार की NIC है। देखते हैं लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम, यह फाइलों, लोकल प्रिंटर और एकाधिक डिस्क तक पहुंच देता है, जैसे विंडोज, MS DOS, लिंक्स इत्यादि। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और सर्वर पर कार्य करता है। इसके द्वारा नेटवर्क पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। नेटवर्क उपकरण, नेटवर्क डिवाइसेस देखते हैं। हब सर्वर और अन्य कंप्यूटरों को कनेक्ट करने का केंद्रीय माध्यम है। इसमें सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए पोर्ट होते हैं। इसका प्रयोग 4, 8, 16 और 24 कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए होता है। 24 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक हबों को जोड़ने की प्रक्रिया को डेजी चेनिंग कहते हैं। दो या दो से अधिक हबों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को डेजी चेनिंग कहते हैं। स्विच देखते हैं। स्विच भी एक प्रकार का हब है, किंतु इसमें कुछ उन्नत सुविधाएं होती हैं। यह एक लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में हब की जगह प्रयुक्त होता है। हब किसी भी सूचना के सभी नोड्स को भेजता है। वह सूचना जिस नोड के लिए होती हैं उसे प्राप्त कर लेती हैं, जबकि स्विच सूचना को सिर्फ गंतव्य नोड को ही भेजता है। राउटर देखते हैं। बड़े नेटवर्क या दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए राउटर्स का प्रयोग होता है। यह संदेशों को गंतव्य तक पहुंचाने का रास्ता तय करता है और संदेशों को उस पर भेजता है। बड़े नेटवर्क में इन्हें स्विच के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। यह वायर्ड या वायरलेस हो सकते हैं। रिपीटर सिग्नल को पुनः उत्पन्न करता है, इससे पहले कि वह इतना कमजोर हो जाए कि लंबी दूरी ना तय कर सके। ब्रिज दो लैन नेटवर्क को जोड़ता है या किसी बड़े और व्यस्त नेटवर्क के छोटे नेटवर्कों में बांटता है। यह प्रत्येक डाटा पैकेट की जांच कर उन्हें उसी लैन को भेजता है जिसके लिए डाटा बना हुआ है। ब्रिज ये काम करता है कि जिस जो नेटवर्क जिस नोड की तरफ भेजा जाना है वो पहले जांचेगा, उसके बाद उस नोड को भेज देगा। गेटवे देखते हैं। गेटवे का प्रयोग भी दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए होता है। ब्रिज दो समान नेटवर्कों को जोड़ता है, जबकि गेटवे विभिन्न मॉडल पर कार्य करने वाले नेटवर्क को जोड़ता है। गेटवे का काम हार्डवेयर और या सॉफ्टवेयर का दोनों के समन्वय से किया जाता है। नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक समूह है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ संवाद करने और अपने संसाधन, डेटा और एप्लीकेशन को साझा करने में सक्षम बनाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल एरिया
नेटवर्क जिसे PAN नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क है जो उपयोगकर्ता के लिए बहुत ही व्यक्तिगत है। इसमें ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस या इंफ्रारेड सक्षम डिवाइस शामिल हो सकती है। PAN में कनेक्टिविटी रेंज मीटर तक हो सकती है। पैन में वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस, ब्लूटूथ सक्षम हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर और टीवी रिमोट शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पिकोनेट ब्लूटूथ सक्षम पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसमें मास्टर स्लैब तरीके से एक साथ 8 डिवाइस शामिल हो सकती हैं। अब लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर का एक समूह होता है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे भवन कार्यालय में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लैन का उपयोग दो या दो से अधिक पर्सनल कंप्यूटरों को संचार माध्यम के जरिए जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल आदि से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह कम खर्चीला होता है और क्योंकि इसे सस्ते हार्डवेयर जैसे हब, नेटवर्क एडेप्टर, वाईफाई राउटर, ईथरनेट केबल के साथ बनाया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा को एक बहुत तेज़ी गति से स्थानांतरित किया जाता है। यह उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। जो लैन में बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। तो लैन में कौन सी केबल होती है? कोएक्सियल केबल और टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी। और ये लैन का कार्य क्या है, मतलब ये कहाँ तक कार्य कर सकता है कि एक भवन या कोई एक घर के अंदर काम करता है ये। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन, ठीक है। ये एक ही शहर के बहुत सारे लैन का नेटवर्क होता है। ये आमतौर पर OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल से जुड़े रहते हैं और अत्यंत महंगे होते हैं। मैन का उपयोग सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग केवल टेलीविजन नेटवर्क में किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो राज्यों या देश जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। एक वाइड एरिया नेटवर्क लैन की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। यह वाइड एरिया नेटवर्क केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहता है, लेकिन यह एक टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबल या उपग्रह लिंक के माध्यम से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वाइड एरिया नेटवर्क व्यापक रूप से व्यवसाय, सरकार और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अन्य नेटवर्क, देखें अदर नेटवर्क के बारे में। वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस लैन। इसमें वायरलेस तकनीकी का प्रयोग कर बिना तार के एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों का नेटवर्क स्थापित किया जाता है। इसमें कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को तार से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीमित क्षेत्र में गतिशील होने की आज़ादी रहती है। वायरलेस लैन के लिए वाईफाई तकनीक का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। वायरलेस लैन को इंटरनेट से जोड़कर गतिमान रहते हुए इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए वायरलेस नेटवर्क यानी कि इंटरफेस कार्ड WNIC का प्रयोग किया जाता है। ईथरनेट देखते हैं। यह एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है जो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ तथा नेटवर्क के साथ केबल का प्रयोग कर जोड़ा जाता है। ईथरनेट का विकास बॉब मेटकाफ के द्वारा 1973 में किया गया था। तो ईथरनेट का प्रयोग बॉब मेटकाफ के द्वारा 1973 में किया गया था। कैंपस एरिया नेटवर्क देखते हैं। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी संस्था या किसी अन्य बड़े कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों के नेटवर्क को कैंपस एरिया नेटवर्क कैन के कहते हैं। इसमें उसी क्षेत्र के भीतर स्थित कई लैन को भी आपस में जोड़ दिया जाता है। इसका दायरा सीमित क्षेत्र में होता है। अब देखते हैं अब ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया था। ईरनेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क भारत में शिक्षा के लिए स्थापित बैन है। निकेट नेशनल इंफॉर्मेटिक मैटिक सेंटर्स नेटवर्क भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। स्विफ्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला बैन है। मॉडम देखते हैं। मॉडम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह ऐसी युक्ति है जो मॉडर्न टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ती है। सामान्य टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जाता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल डाटा उत्पन्न करता है। मॉडम किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग के प्रारूप में भेजता है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करता है। मॉडम गति को बॉड में नापा जाता है। मॉडम को सिस्टम यूनिट के कम्युनिकेशन पोर्ट से कंप्यूटर तथा संचार माध्यम से के बीच जोड़ा जाता है। मॉडम प्रेषक यानी सेंडर तथा प्राप्तकर्ता रिसीवर दोनों कंप्यूटरों के साथ जोड़ा जाता है। व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध मॉडम का आविष्कार
AT&T कंपनी ने 1962 में किया था। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर मॉडेम दो प्रकार के, आंतरिक मॉडेम और बाह्य मॉडेम, यानी इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम क्या है? इसे इसे सिस्टम यूनिट के अंदर स्थापित किया जाता है और इसे यूनिट के बाहर रखा जाता है। अब आते हैं बेतार तकनीक यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी। एक ऐसी तकनीक है जिसमें केवल तारों की आवश्यकता नहीं होती है तथा केवल तकनीकी से सस्ती होती है। आज के दौर में विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेतार तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें रेडियो तरंगें और अवरक्त तरंगें यानी कि इंफ्रारेड रेज का प्रयोग कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थापित किया गया है। अब आते हैं बाईमैक्स, बर्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी ओपराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। एक बेतार तकनीकी है जो लंबी दूरी के लिए बेतार की सहायता से डाटा का संचरण संभव बनाता है। इसकी विशेषता संचार माध्यमों का एक विशेष ब्रॉडबैंड है। यह तकनीकी विभिन्न शहरों और राष्ट्रों के बीच इंटरनेट संपर्क स्थापित करती है तथा वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण करती है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति 1 Gbps होती है। बार्ड मैक्स 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करती है। वायरलेस लोकल लूप WLL, यह स्थानीय बेतार तकनीकी है जिसमें बड़ा बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डाटा संचरण के साथ टेलीफोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ब्लूटूथ देखते हैं। एक ऐसी तकनीकी है जो वायरलेस तकनीकी माध्यम पर आधारित है जिसके द्वारा छोटे वेवलेंथ की रेडियो तरंगों का प्रयोग कर कम दूरी के लिए डाटा का आदान प्रदान संभव बनाया जा सकता है। ब्लूटूथ तकनीकी देखते हैं। तो ब्लूटूथ तकनीकी में 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज के बीच के रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हेडसेट, माध्यम आदि को बिना तार के आपस में जोड़ा जाता है। इस तकनीक द्वारा मोबाइल फ़ोन की सहायता से कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़कर उपयोग किया जाता है। अब वाईफाई देखते हैं। इस तकनीक का उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में किया जाता है। इसके द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और अन्य उपकरणों को बेतार तकनीक द्वारा 100 मीटर की दूरी तक आपस में तथा इंटरनेट से जोड़ा जाता है। वाईफाई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाईफाई अलायंस का ट्रेडमार्क है। वाईफाई अलायंस का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वायरलेस एक्सप्रेस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे तो एक्सप्रेस लिखा है बल्कि होगा वायरलेस एक्सेस पॉइंट। एक्सप्रेस नहीं है, एक्सेस पॉइंट है। यह एक डिवाइस है जो विभिन्न उपकरणों को वाईफाई या ब्लूटूथ मानकों का प्रयोग कर वायरलेस नेटवर्क से जोड़ता है। इसके लिए रेडियो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट को हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट को हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल देखते, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने तथा उपलब्ध सेवाओं के लिए किया जाता है। WAP सॉफ्टवेयर का प्रयोग GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और CDMA कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मोबाइल फ़ोन की इन दोनों तकनीकों में किया जाता है। मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट डाटा प्राप्त करने के लिए इस प्रोटोकॉल में वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अब लाइट फाइडेलिटी एक बेतार संचार तकनीक है जो उच्च गति से संचार प्रदान करती है। यह डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए विजुअल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग करती है। इसमें डाटा भेजने के लिए लाइट इमिटिंग डायोड LED तथा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जिसमें नेटवर्क के कुछ उपकरणों के बीच संचार इंटरनेट के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जबकि शेष उपकरण विशेषीकृत लाइनों दोनों द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोडिंग तकनीकी इनक्रिप्टेशन का प्रयोग किया जाता है। इंट्रानेट अब इंट्रानेट के बारे में देखते हैं। एक निजी या संस्थागत उपयोग करने के लिए ऑफिस या संस्था के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए करता है। इंटरनेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एक उदाहरण है। केवल संस्थाओं के सदस्य या कर्मचारी इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। गेटवे, फायरवॉल, कोडिंग तकनीक का प्रयोग कर किसी अनाधिकृत व्यक्ति को इंटरनेट का उपयोग करने से वंचित रखा जाता है। एक्स्ट्रानेट देखते हैं। एक्स्ट्रानेट निजी या संस्थागत
उपयोग के लिए स्थापित एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, लेकिन एक्स्ट्रानेट में संस्थान के सदस्य व कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य उपयोगकर्ता भी एक सीमा तक नेटवर्क व डाटा का उपयोग करने की अनुमति होती है। ठीक है, देखो किसी व्यावसायिक बैंक का निजी नेटवर्क एक्स्ट्रानेट का उदाहरण है। ठीक है, जो प्राइवेट नेटवर्क होता है किसी बैंक का या किसी कंपनी का, तो वो कौन सा नेटवर्क होता है? एक्स्ट्रानेट नेटवर्क। अब आते हैं इंटरनेट, टॉपिक नंबर 5, इंटरनेट के बारे में देखते हैं। देखो वेब पेज पर जानकारी तक पहुंचने के लिए इंटरनेट को एक मार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। इंटरनेट का विचार 1969 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET की अवधारणा से तैयार किया गया था। ARPANET को सरकार के विभिन्न निकायों के बीच संचार प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य यानी कि यूएसए के रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। यूएसए की मिलिट्री है, उसने ARPANET का विचार दिया था और उन्होंने ही तैयार किया इसे। प्रारंभ में केवल 4 नोड थे जिन्हें औपचारिक रूप से होस्ट कहा जाता था। 1972 में ARPANET ने विभिन्न देशों में 23 नोड्स के साथ प्रसारित हुआ और इस प्रकार यह नेट के रूप में इंटरनेट के रूप में जाना जाने लगा। जब तक नई प्रौद्योगिकियों जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल, DNS, WWW, ब्राउज़र आदि के आविष्कार के साथ इंटरनेट ने वेब पर जानकारी प्रकाशित और एक्सेस करने के लिए माध्यम प्रदान किया। अब इंटरनेट को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, यानी इंटरनेट का कोई एक परिभाषा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क है जिससे इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशिष्ट एड्रेस होना चाहिए। इंटरनेट एड्रेस NNN या NNN.NNN.NNN के रूप में, जहां NNN को 0 से 255 से एक नंबर होना चाहिए। इस पते को IP एड्रेस के रूप में जाना जाता है। IP का तात्पर्य इंटरनेट प्रोटोकॉल से है। इंटरनेट कनेक्शन की गति GBPS में मापी जाती है। ठीक है, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इंटरनेट का विकास देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। सन 1962 ईस्वी में प्रोफेसर जीजी लिगलाइडर, ठीक है, लिगलाइडर ने 1962 में सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया और इसलिए उन्होंने इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसको कहा जाता है? लिगलाइडर को। ठीक है, कब किया? 1962 में। 1969 में इंटरनेट का प्रारंभ में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का विकास किया गया। ARPANET को विश्व का पहला नेटवर्क माना जाता है। ARPANET का प्रयोग रक्षा विभाग ने अनुसंधान व विकास के कार्यों में किया। 1989 में इंटरनेट की आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब आते हैं टिम बर्नर्स-ली। 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का विकास किया गया टिम बर्नर्स के द्वारा। इस चिन्ह का प्रयोग किया गया। HTML टैग लिखने में प्रयोग किया जाता है। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का विकास टिम बर्नर्स-ली द्वारा दिया गया था, इसलिए टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि HTML, ठीक है, HTML का विकास टिम बर्नर्स-ली ने ही किया और वर्ल्ड वाइड वेब का भी विकास टिम बर्नर्स-ली द्वारा ही किया गया है। अब देखो वर्ल्ड वाइड वेब का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 में किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का पहला प्रयुक्त ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, ठीक है, मोज़ैक था, जिसका विकास मार्क एंडरसन ने 1993 में किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब को 1993 में CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों और प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ, ठीक है, W3C की स्थापना 1994 में की गई थी। विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था। वेब ब्राउज़र देखते हैं। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है, जो कि सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP पर कार्य करता है। वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है। ठीक है, www पर वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है। सर्फिंग के दौरान URL, ठीक है, हाइपरलिंक या ब्राउज़र पर बने नेविगेशन टूल की सहायता से एक वेब पेज से दूसरे पेज तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर,
यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। यह विश्व का सबसे अधिक प्रयोग लाया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स देखते हैं। इसका विकास मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। इस वेब ब्राउज़र का प्रयोग विंडोज़, लिनक्स और मैसिंटोस आदि ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। यह एक निःशुल्क वेब ब्राउज़र है, अर्थात इसका उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। मोजिला फायरफॉक्स का ओपेरा देखते हैं, काफ़ी लोगों ने यूज भी किया है। यह ओपेरा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है जो मोबाइल फ़ोन तथा पीडीए, ठीक है, पीडीए प्रोफेशनल डिजिटल असिस्टेंट में प्रयोग के लिए लोकप्रिय रहा है। ओपेरा। एप्पल सफारी। सफारी वेब ब्राउज़र का विकास एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा 2007 में किया गया था, ठीक है। यह मोसिनटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। इसका प्रयोग आईफोन या आईपैड के लिए किया जाता है। गूगल क्रोम। यह गूगल कंपनी द्वारा सन 2008 में विकसित किया गया था वेब ब्राउज़र जो अपने बेहतर सुरक्षा प्रदान यानी कि सिक्योरिटी फीचर्स तथा उच्च गति क्षमता हाई स्पीड के लिए लोकप्रिय रहा है। इन ब्राउज़र के माध्यम से गूगल, याहू और बिंग जैसे सर्च इंजन का प्रयोग करके जानकारी ली जाती है। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड गूगल कंपनी में बनाया गया है। सर्च इंजन देखते हैं। सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिससे हमें इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को www पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायक करता है। सर्च इंजन पर कीवर्ड्स के माध्यम से यह की फेज के आधार पर उपयोगकर्ता के सामने वेब परिणामों की एक सूची प्रदर्शित करता है। कीवर्ड कहलाते हैं अभी की जिसके विषय में हम जानकारी लेना चाहते हैं, और की फ्री फ्रेज उस जानकारी संबंधित पूरा स्टेटस होता है। यह गूगल या बाकी के सभी इंजन को बेस्ट मैच रिजल्ट दिखाने में सहायक होता है। सर्च इंजन को हिंदी में खोज इंजन कहा जाता है। वर्तमान सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध सभी वेबसाइट का स्कैन और एनालाइजर कर उस वेबसाइट पर उपलब्ध यूजफुल डाटा को अपने सर्वर पर सेव रखते हैं। सर्च इंजन के ऐसा करने पर की प्रक्रिया को वेबसाइट क्रॉलिंग, ठीक है, वेबसाइट क्रॉलिंग कहा जाता है। किसी यूजर के सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करते हैं तो सर्च इंजन अपने डेटाबेस में पहले से ही वेबसाइट पर पर रखी गई जानकारी को फिल्टर या यूजर की सर्च की जानकारी में मैच की जानकारी को यूजर के सामने प्रदर्शित करता है। यह सब कुछ ही सेकंड में के अंदर होता है। यूजर द्वारा सर्च इंजन पर सर्च के लिए लिखे गए शब्दों को कीवर्ड्स कहा जाता है। सर्च इंजन के उदाहरण। वर्तमान में हम कई सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख सर्च इंजन हैं। गूगल देखते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल की शुरुआत 1997 में अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी पेज द्वारा और सर्गेय ब्रिन के द्वारा किया गया था। गूगल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला सर्च इंजन है। वर्तमान में गूगल के लगभग प्रति सेकंड यानी कि 63,000 सर्च किए जाते हैं। गूगल के पास सर्च इंजन मार्केट शेयर का लगभग 92.81% हिस्सा है। गूगल का इतना पॉपुलर होने की केवल एक ही वजह है कि इसका इंफॉर्मेशन डेटाबेस, क्योंकि इसमें कुछ भी सर्च करने पर तुरंत जवाब मिल जाता है। बिंग देखते हैं। बिंग भी एक सर्च इंजन है। बिंग को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बलमेर द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। बिंग सर्च इंजन की सूची में गूगल के बाद दूसरे नंबर पर बिंग सर्च इंजन मार्केट शेयर की लगभग 2.38% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। यह बहुत लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पुराने सर्च इंजन लाइव सर्च और MSN सर्च इंजन से रिप्लेस किया था। याहू देखते हैं। याहू एक सर्च इंजन और पोर्टल होने के साथ साथ यह अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिसमें याहू मेल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। याहू की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा 1994 में बनाया गया था। वर्ष 1995 में इसका नाम याहू रख दिया गया। याहू का पूरा नाम एट एनोदर हायर, ठीक है, हायर आर्टिकल ऑफिशियंस ऑर्कले याहू है। याहू में आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कैलेंडर, फाइनेंस, गैजेट, रियल एस्टेट, मेल, म्यूजिक आदि, मूवी आदि देख सकते हैं। अब देखते हैं अल्ता विस्ता याहू का एक वेब सर्च इंजन था। यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला शुरुआती सर्च इंजन में से एक बन गया था। 8 जुलाई 2013 को याहू द्वारा सेवा को बंद कर दिया गया और तब से डोमेन
याहू की अपनी खोज साइट पर पुनर्निर्देशित हो गया। एक समय पर यह सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन में से एक था, लेकिन गूगल के उदय के साथ इसकी लोकप्रियता कम हो गई। अल्ता विस्टा इंटरनेट पर सर्वाधिक पुराने सर्च इंजन में से एक है। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन (डीईसी) द्वारा निर्मित है। एक स्पाइडर, जिसे स्कूटर नाम दिया गया था, को उपयोग में लाता है, जो पूरी वेब और यूजीनेट न्यूज ग्रुप को सर्च करता है। इसमें खोजे जाने वाले विषय को डिफ़ॉल्ट भाषा अंग्रेजी है। यदि आप किसी अन्य भाषा में अपना विषय टाइप करना चाहते हैं तो एनी लैंग्वेज के डाउन एरो पर क्लिक करें तथा खुलने वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में भाषा का चयन करें। अल्टा विस्टा के होम पेज पर सर्च बॉक्स के अतिरिक्त भी विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक लिंक होते हैं। इंटरनेट का अनुप्रयोग देखते हैं। इंटरनेट सर्विस के माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट सेवाओं की 4 श्रेणियों में बांटा गया है। संचार, सूचना, वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अब आते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन सर्विस। जो संचार सेवाएं व्यक्तिगत या समूह के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करती है। इनकी संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए प्रयुक्त होता है। टेलनेट इंटरनेट से जुड़ी किसी दूरस्थ कंप्यूटर में लॉग इन करने के लिए प्रयुक्त होता है। न्यूज ग्रुप यह लोगों को सामान्य हित के विषय में चर्चा करने के लिए मंच है। इंटरनेट रिले चैट दुनिया भर के लोगों को वास्तविक समय में संवाद करने में मदद करता है। इंटरनेट रिले चैट। मेलिंग लिस्ट्स इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ साथ जानकारी ग्रुप बनाकर समान सूचना को ईमेल द्वारा साझा करने में मदद करता है। इंटरनेट टेलीफोन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी पर इंटरनेट से बात करने की अनुमति देता है। इंस्टेंट मैसेजिंग व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच चैट की सुविधा देता है। इंस्टेंट मैसेजिंग। सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विसेज यह सेवा इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों तक पहुंच प्रदान करती है। निम्नलिखित हैं ये। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूजर्स को मदद करता है। आर्की यह सार्वजनिक एफटी फाइलों को का डेटाबेस होता है। गोफर रिमोट साइट पर डॉक्यूमेंट को सर्च करने पर पुनः प्राप्त करने एवं दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेब सर्विस देखते हैं। यह वेब पर एप्लीकेशन के बीच सूचना को के आदान प्रदान की अनुमति देती है। विंडो कॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं। दूरसंचार तकनीकी माध्यम मदद से वीडियो और ऑडियो का दूर तरफा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। ई लर्निंग देखते हैं। इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से किसी विषय को सीखा जा सकता है। ई बैंकिंग इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग कार्य किए जाते हैं। हम इंटरनेट का उपयोग करके पैसे निकालने, भुगतान करने और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ई कॉमर्स उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ई रिजर्वेशन देखते हैं। यात्रा के टिकट, रेलवे, हवाई और बस, होटल के कमरे आदि आरक्षित करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग ई रिजर्वेशन कहलाता है। सोशल नेटवर्किंग देखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से अपने दोस्तों, परिवारजनों, अन्य लोगों से जुड़ना ही सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। इसके लिए विशेष एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि प्रयोग में हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में सोचते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक तरह की तकनीकी भाषा परिभाषा है। इंटरनेट पर सभी संसाधन और उपयोगकर्ता जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (HTTP) का उपयोग कर रहे हैं। वेब आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C को खोजने में मदद करने के लिए संगठन से एक व्यापक परिभाषा प्राप्त है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक तरीका है, जो उन्हें परस्पर मल्टीमीडिया संसाधनों के विशाल संग्रह के साथ बांधता है। ठीक है, इंटरनेट और वेब एक समान नहीं है। वेब सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करता है। वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में टिमोथी बर्नर्स-ली द्वारा जिनेवा के सर्न में बनाया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब उनके द्वारा एक प्रस्ताव के रूप में अस्तित्व में आया, जिससे शोधकर्ताओं ने सर्न में प्रभावी और कुशलता से एक साथ काम करने की अनुमति मिल सके। आखिरकार यह वर्ल्ड वाइड वेब बन गया। ठीक है, वेब एड्रेस एवं यूआरएल। ठीक है, आईपी एड्रेस को सरल बनाने और इसे अधिक सुविधाजनक और अनुकूल बनाने के लिए वेबसाइट एड्रेस या डोमेन नाम आविष्कार किया गया था। एक आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस संख्यात्मक लेबल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को सौंपा गया है। यह मूल रूप से इंटरनेट पर कंप्यूटर के स्थान की पहचान करता है और जानकारी को रूट करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए 23.227.38.32 एक आईपी एड्रेस है। ये याद रखना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि डोमेन नाम को एक वेबसाइट पते के रूप में संदर्भित किया गया है। डोमेन नाम प्रणाली DNS
एक डोमेन नाम को अपने विशिष्ट आईपी एड्रेस में परिवर्तित करती है जिसके द्वारा कंप्यूटर संवाद करना चाहता है। जब कोई उपयोगकर्ता आपके डोमेन नाम को वेब ब्राउज़र में दर्ज करता है तो ब्राउज़र आपके डोमेन नाम का उपयोग करके सही आईपी एड्रेस की खोज और पहचान करता है। परिणाम स्वरूप उस आईपी एड्रेस से जुड़ी वेबसाइट के पास करता है। उदाहरण के लिए examcard.in डोमेन या वेबसाइट का एड्रेस है जो सर्वर का स्थान बताता है जहां अग्रवाल एग्जाम कार्ड की वेबसाइट स्थित है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देखते हैं। तो इसका यूआरएल का संक्षिप्त नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसे वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेजों, वेब पेजों, वीडियो और अन्य संसाधनों के वैश्विक एड्रेस के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए अगवा एग्जाम कार्ड की वेबसाइट देखने के लिए आप https, ठीक है, examcard.in यूआरएल पर जाएंगे। यूआरएल के पहले भाग को एक प्रोटोकॉल पहचानकर्ता या विधि कहा जाता है। यह दर्शाता है कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग करना है। और दूसरे भाग के रिसोर्स नाम कहा जाता है। यह आईपी एड्रेस या डोमेन नाम को निर्दिष्ट करता है जहां रिसोर्स स्थित है। प्रोटोकॉल पहचानकर्ता और रिसोर्स का नाम एक क्लोन, कोलन या दो फॉरवर्ड स्लैश द्वारा अलग किया जाता है। यूआरएल में पूर्व विनिर्देशन शामिल है जिसमें एक विधि, होस्ट और पोर्ट और पथ शामिल है। यूआरएल देखते हैं, ठीक है। HTTP यह प्रोटो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। www सब डोमेन, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो है सब डोमेन, ठीक है। एग्जाम्पल यह है डोमेन नेम, ठीक है। .com टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, ये है टॉप लेवल डोमेन। बाकी सब शुरुआत वाला www सब डोमेन है। और HTTP ये है प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर। और एग्जाम्पल है डोमेन नेम। आईपी एड्रेस देखते हैं। एक आईपी एड्रेस या आईपी एक यूनिक एड्रेस है जो इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क पर एक उपकरण या कंप्यूटर की पहचान करता है। एक कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से अन्य जुड़े कंप्यूटरों द्वारा मान्यता प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसी नेटवर्क में किसी विशेष कनेक्शन के लिए आईपी एड्रेस को रार्प रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपयोग के लिए किए जाने वाले आईपी एड्रेस दो प्राथमिक प्रकार हैं, IPv4, IPv6, ठीक है। अब आते हैं ISP और, ठीक है, ISP की भूमिका। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक संक्षिप्त नाम है। ISP एक इंटरनेट सेवा प्रदाता की एक कंपनी है जो संगठन और घर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। संक्षेप में यह एक ISP आपको इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है। ISP के बिना हम ऑनलाइन खरीदारी करने या फेसबुक एक्सेस करने में सक्षम नहीं हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए विशिष्ट दूरसंचार नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग रूटिंग उपकरण की आवश्यकता होती है। ISP उपयोगकर्ताओं को उन नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति देता है जिनमें आवश्यक उपकरण होते हैं, जिससे उपयोगकर्ता इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित कर सकता है। अब ISP उत्तरदायित्व के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक को रूट कर सकते हैं, डोमेन नाम का समाधान कर सकते हैं, नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को बनाए रख सकते हैं जिससे इंटरनेट एक्सेस करना संभव हो जाता है। जबकि ISP का मुख्य कार्य इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना है। कई ISP अन्य बहुत सारे कार्य करते हैं। ISP वेब होस्टिंग, डोमेन नाम पंजीकरण और ईमेल सर्विस जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा किया गया था। भारत में सक्रिय कुछ आईपी प्रदाता निम्नलिखित हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL, ठीक है, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। और MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। आइडिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन जैसी मोबाइल कंपनियां भी इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही हैं। संचार देखते हैं। कम्युनिकेशन, दैनिक जीवन में संचार एक आवश्यक कारक है। कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ संवाद करना चाहता है। हम कह सकते हैं कि संचार एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका है। सफलता प्राप्त करने के लिए संचार अधिक प्रभावी होना चाहिए, जो एक दो तरफा प्रक्रिया है। इंटरनेट संचार का अर्थ सूचना और विचारों का इंटरनेट के माध्यम से साझा करना है। इसका सबसे अधिक लाभ यह है कि अपने घर बैठे आप किसी से भी, कहीं भी और कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। ईमेल की संरचना देखते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का अर्थ है विदेशों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान। ठीक है, संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान। दूसरे शब्दों में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को संदेश भेजने या लेने के लिए ईमेल एक सस्ता, भरोसेमंद और गतिमान साधन है। प्रत्येक बार प्राप्तकर्ता के अंतिम नाम की सहायता से ईमेल का पता लगाया जा सकता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए ईमेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए भी हम उनके ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। ईमेल को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ईमेल एड्रेस को सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए ईमेल खाता लॉग इन करना होता है। अब नोट देखते हैं। विश्व का पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने 1971 में भेजा था। इन्हें ईमेल सेवा का जनक कहा जाता है। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल एड्रेसिंग देखते हैं। ईमेल एड्रेस को ईमेल सर्वर पर अपना खाता खोलकर प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता का ईमेल सेवा में एक विशेष ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस एक मानक रूप में लिखे जाते हैं। यह दो भागों में विभाजित है, डोमेन नेम और यूजर नेम। डोमेन नेम देखते हैं क्या होता है, जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए जाते हैं। डोमेन नेम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए जाते हैं। और यूजर नेम यूजर करता है। देखो, अब यूजर नेम और डोमेन नेम को एक विशेष संकेत @ चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है, जैसे जो ऐट के रूप में पढ़ा जाता है, @। ठीक है। ईमेल प्रदाता एक वेबसाइट है जो ईमेल को होस्ट करता है, अर्थात जिसका सर्वर पर ईमेल स्टोर होता है। ईमेल प्रदाता वह कंपनी हो सकती है जिसके द्वारा हम इंटरनेट से जुड़ते हैं। उदाहरण के BSNL, MTNL या फिर कोई और निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सर्विस हो सकती है, जैसे याहू, जीमेल, आउटलुक, एक्सप्रेस, पूर्व में हॉटमेल आदि। ईमेल सर्विस किसी कंपनी, स्कूल या किसी संगठन द्वारा भी होस्ट की जा सकती है। ईमेल एड्रेस के सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस के सेंसिटिव नहीं होते हैं, इसमें कभी भी स्पेस नहीं देना चाहिए। वेब डोमेन का प्रत्यय निम्न हो सकता है। .com वाणिज्यिक संगठन होता है। .गवर्नमेंट सरकारी संस्थाएं। .एजुकेशन शैक्षणिक संस्थाएं। .MIA मिलिट्री संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संगठन होते हैं। ईमेल हेडर। ठीक है, ईमेल संदेश की पहली 5 व्यक्तियों को ईमेल हेडर कहा जाता है। हेडर भाग निम्नलिखित फील्ड शामिल हैं। फ्रॉम, यह फील्ड प्रेषक के एड्रेस को दर्शाता है, अर्थात जिसने ईमेल भेजा। डेट, यह जिस दिनांक को ईमेल भेजा गया। टू, प्राप्त करने वाला कौन है, ये दर्शाता है। सब्जेक्ट, ईमेल का उद्देश्य इस फील्ड द्वारा दर्शाया जाता है, सटीक और बिंदुवत होना चाहिए। सिंस इसका प्रयोग कार्बन कॉपी होता है, इसमें उस प्राप्तकर्ता के एड्रेस शामिल होते हैं जिनको सिर्फ उस मेल की सूचना देनी होती है। BCC, इसका अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होते हैं। इसका उपयोग तब तक किया जाता है जब हम प्राप्तकर्ता में से किसी एक या एक से अधिक को यह नहीं बताना चाहते हैं कि संदेश में किसी और को जोड़ा गया था। ग्रीटिंग, अभिवादन वास्तविक संदेश का आरंभ भाग है। उदाहरण के लिए हाय सर, हाय दोस्तों, एटसेट्रा। टेक्स्ट, यह संदेश की वास्तविक सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। सिग्नेचर, यह ईमेल संदेश का अंतिम भाग है। इसमें प्रेषक का नाम, पता और संपर्क नंबर शामिल होता है। मेल बॉक्स, इनबॉक्स और आउटबॉक्स। एक बार अकाउंट बनाने के बाद आपको ईमेल प्राप्त होने लगेंगे जिससे सबसे पहले ईमेल सेवा प्रदान की हो जाती है। आपके अकाउंट की सभी ईमेल एक मेल बॉक्स में स्टोर हो जाती हैं। आपके द्वारा प्राप्त ईमेल इनबॉक्स में संग्रहित किया जाता है, जबकि एक आउटबॉक्स वह जगह है जहां आउटगोइंग ईमेल अस्थायी रूप से संग्रहित रहती है। इनबॉक्स ईमेल अकाउंटिंग की सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां सभी प्राप्त ईमेल देखे या एक्सेस किए जा सकते हैं। यह सभी प्रकार ईमेल को एक टेबल में दिनांक का हिसाब से व्यवस्थित करके रखता है, जिससे आसानी से ईमेल को खोजा जाता है। आउटबॉक्स देखते हैं। आउटबॉक्स वह जगह है जहां सभी डेटा को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि यह पूरी तरह से भेजा नहीं जाता है। सेट मेल नामक एक खंड भी है जिसमें पूरी तरह से वितरित ईमेल की सूची है। अंतर केवल आउटबॉक्स का है, जो भेजे गए ईमेल को डिलीवर नहीं करता है और पेंडिंग रखता है, जबकि सेट बॉक्स पूरी तरह से भेजे गए ईमेल को सूची रखता है। ड्राफ्ट, यह वह जगह होती है जहाँ संदेश बनाए गए हैं लेकिन भेजे नहीं गए और यहाँ तक कि भेजे जाने के लिए कतारबद्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में जो भी मैसेज कंपोज करते हैं उसे सेव करते हैं, वह संग्रहित होता है। जंक देखते हैं। जंक फोल्डर ईमेल अकाउंटर का वह हिस्सा है जो कोई फेक या स्पैम ईमेल जिसमें वायरस जुड़ा हो, मेलवेयर, स्पाईवेयर हो या ऐसा कुछ भी जो आपका कीमती डाटा को चुरा या हैक करता है। ऐसे ईमेल इस फोल्डर में स्टोर होते हैं। ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन इसे स्वतः
पहचान कर जंक फोल्डर में भेजा है ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। सेंट आइटम्स देखते हैं। यह वही स्थान होता है जहाँ डिलीवरी किए गए सभी ईमेल सूचीबद्ध होते हैं, उनकी समीक्षा की जाती है। आउटबॉक्स और सेट बॉक्स या आइटम के बीच अंतर पर ऊपर चर्चा की जाती है। डिलीट आइटम्स, यह ईमेल अकाउंट का वह हिस्सा होता है जिसमें यूजर द्वारा डिलीट किए गए ईमेल स्टोर होते हैं, जिससे आप आगे चलकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ईमेल इस्तेमाल कर सकें। सोशल नेटवर्क देखते हैं। सोशल नेटवर्क और ई कॉमर्स। सोशल नेटवर्किंग दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ जुड़े रहने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया साइटों का उपयोग है। सोशल नेटवर्क लोगों के बीच फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसी साइटों के माध्यम से एक सामाजिक उद्देश्य, एक व्यावसायिक उद्देश्य या दोनों हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग ग्राहकों को व्यस्त रखने के लिए विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। मेल मर्ज के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजा जा सकता है।